हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप एंड चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा और जिस हिसाब से पेपर में लिखने हैं मेरी सारी वीडियोस उसी हिसाब से होती हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बोथ कंपनी कंपनी मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड पार्टनरशिप आर एसोसिएशंस ऑफ पर्संस बट द टू डिफर इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। दोनों एक टाइप की जो एसोसिएशंस हैं पर्संस की, मगर इन दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है वो डिस्कस करते हैं नंबर वाइज। नंबर वन, फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। A company is created by law while partnership is the result of agreement between the partners. जो कंपनी है वो लॉ के हिसाब से क्रिएट होती है, मगर जो पार्टनरशिप है वो अगर पार्टनर्स एग्री करें तो वो पार्टनरशिप बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है थोड़े से डिफरेंट है फॉर्मेशन के हिसाब से। इन द फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व्ड एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज नॉट कंपल्सरी। अगर पार्टनरशिप करते हो आप तो उस पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, रजिस्टर कराना ही पड़ेगा। अ कंपनी अ कंपनी कैन बी फॉर्म्ड ओनली आफ्टर फुलफिलिंग लीगल फॉर्मेलिटीज एंड इट्स इनकॉर्पोरेशन अंडर द एक्ट इज एसेंशियल। मतलब अगर आपने इसको इनकॉर्पोरेट करना है, इसको पैदा करना है, इसको लेके आना है रियलिटी में कंपनी को या जॉइंट स्टॉक कंपनी को, तो आपको एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। कई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो करनी पड़ेंगी। समझ की बात। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नंबर ऑफ मेंबर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज टू। कम से कम दो तो बंदे होने चाहिए ना, कल्ले अपने साथ थोड़ा ना पार्टनरशिप करोगे। एंड द मैक्सिमम इज 50 एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल। तो मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। और वैसे आजकल अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मेंबरशिप के वो चल रहे हैं और सरकार टाइम टू टाइम इनको चेंज भी कर सकती है, मगर मिनिमम दो मेंबर तो होने ही चाहिए ना। इन अ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो दो हैं। एंड द मैक्सिमम नंबर जो प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वो 200 है। दूसरी तरफ इन अ पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर जो है वो 7 होने चाहिए एंड मैक्सिमम पे कोई लिमिट ही नहीं है। समझ की बात। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो इसमें थोड़ा सा डाटा है वो आपको याद करना पड़ेगा कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है लीगल स्टेटस। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स बट a partnership firm has no separate legal entity different from its members. मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। अगर पार्टनरशिप फर्म है कोई, उसने कर्जा लिया और एक आधा बंदा मर गया या भाग गया या बेईमानी करके इधर उधर हो गया, तो जो कर्जा है ना वो पार्ट जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को बेच के भी निकाला जाएगा। समझ के बात। कर्जा पार्टनर्स के ऊपर माना जाएगा, मगर दूसरी तरफ अगर कंपनी ने कर्जा ले लिया तो वो शेयर होल्डर के ऊपर कर्जा नहीं माना जाएगा। ये बात आप ध्यान से समझना। Partners and the firm are one and the same in the eyes of law. जो पार्टनर्स होते हैं और जो फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, वो एक ही बात होती है। समझ गए बात। लॉ की नजर में, कानून की नजर में पार्टनर और पार्टनर की कंपनी एक ही बात है। कंपनी के ऊपर कर्जा, पार्टनरशिप कंपनी के ऊपर कर्जा या पार्टनर के ऊपर कर्जा, एक ही बात है। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो फर्म है, जो पार्टनरशिप फर्म है, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो जॉइंटली ओन करते हैं। इन अ कंपनी मेंबर्स आर नॉट जॉइंट ओनर्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। दूसरी तरफ देखा जाए तो मेंबर्स जो होते हैं वो जॉइंट ओनर्स नहीं माने जाते। ये इसमें फर्क है। अगर कंपनी कर्जा लेती है तो वो लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर या मेंबर्स के ऊपर नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। वही बात। In a joint stock company, the liability of every member is usually limited to the unpaid money on the shares held or the amount of guarantee given by him. फॉर एग्जाम्पल किसी मेंबर ने गारंटी दे दी कि मैं इतने रुपए दूंगा अगर कंपनी ने ऐसे ऐसे कर दिया। गारंटी देके कंपनी को कर्जा दिलवा दिया कुछ, तो जितनी उसने गारंटी दिया उतनी उसके ऊपर लायबिलिटी है। या फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स खरीदे, तो मैं जितने शेयर्स अपने पास रख के बैठा हूँ वही मेरी लायबिलिटी है। क्या पता वो जीरो हो जाए। समझ की बात। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा यही नुकसान हो सकता है। बट इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड स्वेयरली लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। मगर जो पार्टनर्स हैं उनको अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लायबल बनाया जा सकता है। अगर पार्टनरशिप फर्म पे कोई कर्जा हो गया और वो काम नहीं कर पा रहे और कर्जा नहीं दे पा रहे, तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच के कर्जा चुकाया जाएगा। वो पर्सनली लायबल होंगे। मगर जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी में ऐसा नहीं होता।
नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। शेयर्स ऑफ अ कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट इन अ प्राइवेट कंपनी देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर कोई पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो कभी भी आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मेंबर को बेचो, बाहर बेचो, जिस मर्जी को बेचो। मगर प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर्स को इधर उधर करने में थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म to an outsider without the unanimous consent of all the partners। अब जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपना जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें कोई भी एक पार्टनर अपना हिस्सा कहीं बाहर नहीं बेच सकता जब तक बाकी सारे पार्टनर्स नहीं कहते, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। Any person can become a partner of a company by purchasing its shares, but a new partner can be admitted only with the mutual consent of all the partners। मैं किसी भी कंपनी का शेयर खरीद के उसका मेंबर बन सकता हूँ, पब्लिक कंपनी का, ठीक है। मगर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। जब तक जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअल कंसेंट ना दे, अपनी रजामंदी ना दे, तब तक नए पार्टनर को ऐड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है स्टैट्यूटरी कंट्रोल। A company has to comply with several legal requirements and it must submit reports to the government। जो कंपनी होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, इसको कई रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं क्वार्टरली। समझ की बात। On the other hand, there is no statutory regulation on day-to-day working of a partnership। तो पार्टनरशिप की डे टू डे वर्किंग में इतनी ज्यादा सरकार की दखल अंदाजी या रूल्स रेगुलेशन इतने ज्यादा फॉलो नहीं होते जितने जॉइंट स्टॉक कंपनी में होते हैं। अ कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स विदाउट कंप्लाइंग विदाउट कंप्लाइंग विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव्स या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स या पावर्स में चेंजेस नहीं कर सकती। अगर वो करेगी, अपने काम करने का तौर तरीका चेंज करेगी, तो उसको पहले रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, मेरे मकसद ऑब्जेक्टिव ये हो गए हैं, मेरा ऑफिस यहाँ चला गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सारी की सारी जो लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना पड़ेगा। तो सिंपल वर्ड्स में भाई कंपनी के ऊपर ज्यादा कंट्रोल होता है और पार्टनरशिप के ऊपर कम कंट्रोल होता है लीगली, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लीगली, मतलब उसको कम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पार्टनरशिप को और दूसरे को कंपनी को ज्यादा फॉलो करने। चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स ऑफ अ कंपनी हैज लेड डाउन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लेड डाउन, यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में चेंज करते हैं, लेड डाउन इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एंड can be altered only by fulfilling legal formalities laid down in the Companies Act 2013। तो जो कंपनी की जो ऑब्जेक्ट्स एंड पावर्स हैं वो कहाँ पे लिखी होती हैं? एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इस पे मैंने पहले भी काफी वीडियोस बनाई हैं और मैं आगे भी बनाता रहूंगा और इसके अंदर भी मैं आगे डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की काफी डिटेल्स लिखी होती हैं। क्या होती है ये एक अलग से क्वेश्चन है, मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से कंपनी को चलना पड़ता है, ठीक है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किस लीगल फॉर्मेलिटीज के हिसाब से बनता है? कंपनी एक्ट 2013 या फिर जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आती रहेंगी उनके हिसाब से। ऑन द कंट्रेरी, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ पार्टनरशिप कैन बी ऑल्टर्ड विद विद द यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटी। कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स चेंज करना है, काम करने का तौर तरीका चेंज करना है, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस लाने पड़ेंगे और काफी झमेला है उसके लिए, काफी प्रॉब्लम्स हैं। मगर जो पार्टनर्स हैं वो कभी भी अपने काम करने के तौर तरीके, पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में चेंजेस ला सकते हैं और काफी कम, ना के बराबर लीगल फॉर्मेलिटीज हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट। In a partnership, all the partners can take active part in the management of the firm। जो पार्टनरशिप है उसमें सारे के सारे पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। बट इन कंपनी एवरी मेंबर डज नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द डे टू डे मैनेजमेंट। अब मेरे पास शेयर है तो मैं कंपनी का मेंबर तो हूँ, मगर मैं कभी भी मुंह उठा के कंपनी में नहीं जाके ये कर सकता ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, ठीक है। द कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉमिनीज ऑफ द मेंबर्स। तो बेसिकली कंपनी कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको किसने चूज किया है? मेंबर्स ने ही चूज किया है। देयर इज अ डिवोर्स between ownership and management of the company, but there is no such divorce in partnership। बेसिकली ये कहा गया है, डिवोर्स को यहाँ लिया गया है कि जो मतलब ओनरशिप और मैनेजमेंट है वो अलग अलग होते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में, मगर पार्टनरशिप में जो ओनर्स होते हैं वही मैनेजर्स होते हैं। समझ गई बात? मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वही कंपनी को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी।
A company enjoys perpetual life or existence which is not affected by the retirement, death, insolvency, etc. of its members. जो कंपनी है उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, लगातार चलती रहेगी। किसी मेंबर के रिटायर होने से, शेयर बेचने से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, पागल होने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी को, कंपनी लगातार चलती रहेगी। दूसरी तरफ द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप इज अनसर्टेन एंड comes to an end with the retirement, insanity एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी अगर कोई भी बंदा पार्टनरशिप खत्म करना चाहे, रिटायर होना चाहे, पागल पुगल हो जाए, डेथ हो जाए, इस केस में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है मेजॉरिटी रूल। इन अ कंपनी all policy decisions are taken on the basis of majority opinion in a meeting of board of directors or of the general body of shareholders। बेसिकली जो भी डिसीजन है वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे, जो कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस होता है उसमें। बट इन पार्टनरशिप ऑल पॉलिसी मैटर्स आर डिसाइडेड थ्रू यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। एक भी पार्टनर या मेंबर जो इसमें पार्टनर है वो ये कहते हैं नहीं जी ये नहीं करना, बाकी अगर करेंगे वो कहेंगे ठीक है अगर तुमने ऐसा करना है तो मेरे को मेरी पार्टनरशिप मुझे निकाल दो। समझ की बात? तो सबको डिसीजंस यूनानिमसली लेने होते हैं पार्टनरशिप में। नेक्स्ट आ जाता है अकाउंट्स एंड ऑडिट। अ कंपनी मस्ट मेंटेन इट्स अकाउंट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मस्ट गेट देम ऑडिटेड बाय अ क्वालिफाइड ऑडिटर। जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है इसमें ऑडिटिंग करानी पड़ती है, अपने रिजल्ट्स निकालने पड़ते हैं, क्वार्टरली निकालने पड़ते हैं, शेयर होल्डर को शो करने के लिए, ठीक है, पब्लिकली डिक्लेयर करने पड़ते हैं। Accounts and audit are not obligatory for partnership unless the total sales turnover or gross receipts in a year exceeds 10 lakh in case of professionals and 40 lakh in other cases। तो दूसरी तरफ आप पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो और अगर मतलब आप कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर उसकी सेल प्रोसीड 10 लाख से ऊपर नहीं है तो आप उसकी ज़रूरी नहीं कि आपको ऑडिट कराना पड़े, और अगर 40 लाख से ज़्यादा अगर कोई अदर काम कर रहे हो पार्टनरशिप में तभी आपको जो है अकाउंट्स एंड ऑडिट कराना पड़ेगा, ऑडिटिंग करानी पड़ेगी, नहीं तो ऑडिटिंग के बगैर भी चल जाएगा। तो मतलब कंपनी में तो करानी ही करानी है ऑडिटिंग, पार्टनरशिप में कुछ कंडीशंस है उसी में करवाओगे, अगर उससे कम कमाते हो तो नहीं कराओगे। नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लाइड एजेंसी। इन अ पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स एंड ऑफ द फर्म एज अ होल। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट माना जाएगा, एक पार्टनर अपनी कंपनी का पार्टनरशिप फर्म का एजेंट माना जाएगा। एक पार्टनर ने कंपनी के बिहाफ पे लोन ले लिया तो ऐसा नहीं कह सकते कि भाई सबसे थोड़ी ना पूछा था, समझ गए बात? तो वो कंपनी का एजेंट माना जाएगा, एजेंसी फंक्शन है। बट नो मेंबर ऑफ अ कंपनी इज एन इम्प्लाइड एजेंट ऑफ अदर मेंबर्स और द कंपनी। अगर मैं किसी कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, मान लो मेरे पास रिलायंस के शेयर है या किसी कंपनी के शेयर है, मैं लोन लेने चले जाऊं कि भाई रिलायंस को लोन दे दो, वो कहेगा भाई आप कौन, आप तो शेयर होल्डर हो, आप कंपनी के ओनर थोड़ी ना हो। तो एजेंसी रिलेशनशिप पार्टनरशिप में होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स के पास नहीं होते। नेक्स्ट वही पॉइंट कॉमन सील जो मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। इन अ पार्टनरशिप वन और मोर पार्टनर्स आर ऑथोराइज टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। यही बात कि जो पार्टनर्स हैं फर्म के बिहाफ पे डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं, ठीक है। इन कंपनी ऑन द अदर हैंड द कॉमन सील इज एफिक्स्ड इन डॉक्यूमेंट्स एज ऑफिशियल सिग्नेचर। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में स्टैंपें लगती हैं, सील्स लगती हैं, समझ गई बात? Two directors of the company sign the documents after the common seal is affixed। तो ज्यादातर क्या होता है सील के साथ साथ दो डायरेक्टर्स के साइन भी चाहिए होते हैं, अगर सील नहीं होगी तो कहानी खत्म, साइन से काम नहीं चलेगा, समझ के बाद उसके स्टैंप के साथ साथ कंपनी के स्टैंप के साथ साथ साइन भी होने जरूरी है। मगर वहां पार्टनरशिप में एक भी बंदे ने साइन कर दिए तो वो कंपनी का डिसीजन माना जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिमम पेड अप कैपिटल। Law has prescribed no minimum capital, paid up capital for a partnership firm। पार्टनरशिप फर्म में कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप 10-10 रुपए की पार्टनरशिप भी कर सकते हो, हजार की भी कर सकते हो, 2-2 हजार की भी कर सकते हो, करोड़ों की भी कर सकते हो, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। बट अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख और सच हायर पेड अप कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब। प्राइवेट कंपनी की मिनिमम 1 लाख होनी चाहिए और मैक्सिमम जितनी करनी है प्राइवेट कंपनी ने कर ले। दूसरी तरफ a public company must have minimum paid up capital of 5 lakh or such higher paid up capital as may be prescribed। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 5 लाख होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। इन अ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स एज पर द पार्टनरशिप डीड। जितनी पार्टनरशिप डीड है उसके हिसाब से प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल
मेरे किसी बिजनेस में 70% है और किसी और के 30% है, तो मुझे प्रॉफिट का भी 70% ही मिलेगा ना। जो पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में लिखा है उसी के हिसाब से काम होगा। इन अ कंपनी, members get a share in profits only when dividends are declared by board of directors and approved by the members. दूसरी तरफ जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जब भी वो कंपनी डिविडेंड निकालती है तभी जो मेंबर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर कंपनी ने डिविडेंड नहीं निकाला तो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है वाइंडिंग अप। A partnership can be dissolved at any time without any legal formalities. आप कभी भी कह दो भाई आज से काम खत्म, मैं पार्टनरशिप निकल रहा हूँ, समझ गए बात। बट सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज हैव टू बी complied with फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी। कंपनी को वाइंड अप करने के लिए बहुत झमेले हैं, बहुत 100 तरीके के डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे, कंपनी के एसेट्स देखने पड़ेंगे, लोन्स देखने पड़ेंगे, लाइबिलिटीज देखनी पड़ेगी, सब कुछ जो है उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा है और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कम है। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलेटिंग स्टैट्यूट। A partnership act is regulated under the part अब शुरू से बोलता हूँ। A partnership is regulated under the Partnership Act 1932। जितने भी पार्टनरशिप हैं अगर उनको चलाना है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर जो रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करना पड़ता है। दूसरी तरफ कंपनीज एक्ट 2013 गवर्न्स द एस्टैब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। दूसरी तरफ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।